हेलो बच्चा पार्टी, कम ऑन। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट थर्ड, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट थर्ड, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मीन्स फ्लो। द मीनिंग ऑफ करंट इज ओनली फ्लो। दैट इज करंट। किसका करंट? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। द स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ charge in motion is called current electricity. Is called current electricity. इस पे ध्यान देना है, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है। द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होगा, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो उसकी जो हम स्टडी करेंगे उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है। द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थे उसमें चार्ज की जो हमने स्टडी की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस, वो था चार्ज एट रेस्ट। अब रेस्ट में होगा तो उसकी जो स्टडी करेंगे उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। अब यूनिट थर्ड हमारा क्या है? यहाँ पे करंट। देखो, करंट तो वाटर का भी हो सकता है, करंट ऑफ वाटर, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर। सिर्फ करंट का मीनिंग है फ्लो। किसका फ्लो? चार्ज का फ्लो। ठीक है। फ्लो ऑफ या द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखो, बहुत सारी इसके ऊपर बहस है। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट है, इसके ऊपर अगर बहस करते रहो तो जो इसकी वो होगी वो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है। मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन हु सेज दैट द फ्लो, द करंट इज ओनली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। Everyone who says that current is the flow, only the flow of electron, should go back and reach up on the roof and slap yourself. I am waiting. It is not just the flow of electron. ठीक है। और I don't care your high school teacher told you that the current is due to the flow of electron. No, it is not right. Current is the flow of charge. We always think about that the flow of current is due to the electron. This is our thinking and imagination. The flow of current is due to the flow of electron. It is absolutely true for metal wire. मेटल वायर के लिए ये एब्सोल्युटली ट्रू है कि इनसाइड द वायर या मेटल वायर द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट 100% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इन द जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स रिमेनिंग जो यूनिवर्स है, लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। ठीक है। फ्लो ऑफ करंट अराउंड द अर्थ, करंट इज आल्सो फ्लो अराउंड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ आयंस। फ्लो ऑफ करंट अराउंड द सन, ठीक है, ड्यू टू द प्लाज्मा। फ्लो ऑफ करंट अराउंड जुपिटर, अदर प्लैनेट्स। ठीक है। फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। ठीक है। जब दो जो क्लाउड्स होंगे, बादल होंगे, आपस में वो करेंगे तो वो सब जितना भी बाकी यूनिवर्स है, एक्सेप्ट द फ्लो ऑफ करंट इन मेटल, द अदर 100% जो यूनिवर्सल ऑब्जर्वेशंस हैं आर द फ्लो ऑफ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जब सन के अराउंड जो चार्ज होगा, चार्ज फ्लो होगा, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो भी वहाँ एलिमेंट्स है वो आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है। कोई भी हमारा एटम है, अगर वो आयनाइज फॉर्म में है तो उसको हम प्लाज्मा बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड नेगेटिव चार्ज होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो उसको हम प्लाज्मा बोल सकते हैं। तो एक्सेप्ट मेटल द अदर फिनोमिना,
ठीक है, आर रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ करंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है, और प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा की फॉर्म में करंट फ्लो होगा। मीनिंग करंट का जो फ्लो होगा अदर फिनोमेना में मेटल के अलावा जो फ्लो होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो होगा और नेगेटिव चार्ज भी फ्लो होगा। तो इसलिए करंट हम ये नहीं समझे कि करंट में केवल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल मेटल में होगा। बाकी जो ऑब्जर्वेशन होगी उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी फ्लो हो सकता है। जैसे हमने करंट की डेफिनेशन दी है, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमने ये नहीं कहा कहीं भी डेफिनेशन में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी चार्ज भी हो सकता है। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, किसी क्रॉस सेक्शन में, किसी एरिया में। देखो एक ये वाला पाइप है और एक ये वाला पाइप है, दो पाइप है। एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज है। तो अगर इसमें वाटर का फ्लो होगा तो किसमें वाटर का फ्लो ज्यादा होगा? इसमें, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है फ्लो ऑफ वाटर। ऐसे ही फ्लो ऑफ चार्ज है वो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता जाएगा उसमें उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो जब करंट की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। बैटरी की डिस्कवरी पहले हो चुकी थी। उस टाइम सिर्फ ये था कि जो चार्ज का फ्लो है, चार्ज का फ्लो ऐसे उसको मानते थे कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो पहले तो चार्ज को ऐसे बोलते थे कि इसमें रेजिनस फ्लो होगा या विट्रस फ्लो होगा। उसके बाद जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज की नेमिंग की थी पॉजिटिव और नेगेटिव, उन्होंने नाम रखा था कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। वो उसका कुछ और भी नेमिंग कर सकते थे, उसको ईस्ट वेस्ट भी बोल सकते थे, वो नॉर्थ साउथ भी बोल सकते थे, उसको वो अप डाउन भी बोल सकते थे, अप चार्ज डाउन चार्ज, उसको वो राम श्याम भी बोल सकते थे, ठीक है। उसको रूबी और कुछ जूली भी बोल सकते थे, कुछ भी वो नाम रख सकते थे। लेकिन बाई द कन्वेंशन उन्होंने देखा कि जब दो चार्ज हम आपस में इक्वल ऑपोजिट चार्ज होंगे, इनको मिलाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के बेस पे उन्होंने चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव कहा था कि एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है। जिस टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, अगर हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव सपोज कर लेते कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो ये जो करंट की हमें कन्वेंशनल डायरेक्शन में ये जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम ना आती। लेकिन उस टाइम उसको नेगेटिव सपोज कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद जितने भी फिजिक्स में लॉ और रूल्स बने हुए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं कि जो चार्ज का फ्लो होगा वो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि जो हमारे साल्ट्स वगैरह हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस में चार्ज का फ्लो होगा या जो अदर हमारे फिनोमेना है उसमें चार्ज का जो फ्लो होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज का भी फ्लो होगा और नेगेटिव चार्ज का भी फ्लो होगा। केवल मेटल वायर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होगा या होगा तो बहुत कम होगा। तो मेन जो चार्ज का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। तो हमारे तो दिमाग में बस यही बैठा हुआ कि इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। केवल मेटल जो वायर है, कंडक्टर, उसमें चार्ज का फ्लो होगा। बाकी जो हमारे अदर फिनोमेना होंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज का भी फ्लो होगा और नेगेटिव चार्ज का भी फ्लो होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। हम इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, या ऐसे भी लिख सकते हैं dQ अपॉन dt, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर। SI यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर। अगर हम ये मैं कहूँ कि किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो करंट का फ्लो है वो 1 एम्पियर है, करंट ऑफ फ्लो इज 1 एम्पियर, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 कूलम चार्ज पर सेकंड। किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हुआ है
तो हम कह देंगे कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में करंट हमारा 1 एम्पियर है। अब देखो इसके दो मीनिंग बैठते हैं। जो करंट होगा, ठीक है, करंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और करंट हमारा नेगेटिव साइन के साथ भी हम उसको ले सकते हैं। जैसे कहीं पे करंट 2 एम्पियर भी हो सकता है, +2 एम्पियर भी हो सकता है और -2 एम्पियर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर, ठीक है, +1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें से ऐसे इस डायरेक्शन में +1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 सेकेंड में इधर से इधर क्रॉस हो गया +1 कूलम। प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन इसमें से पास हो चुके 1 कूलम। 1 कूलम में बहुत सारा उसमें चार्ज होगा, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ये ना होके -1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, -1 कूलम चार्ज इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फ्लो हुआ है। अगर हमने कहा प्लस चार्ज इसमें को फ्लो हुआ है, या हमने कहा -1 कूलम चार्ज इसमें को फ्लो हुआ है, तो चार्ज तो 1 कूलम ही होगा दोनों में, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। पॉजिटिव इधर को फ्लो करेगा, नेगेटिव इधर को। अगर पॉजिटिव इधर को फ्लो करेगा तो नेगेटिव इधर को फ्लो करेगा। तो हमारा जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो किसी सिचुएशन में केवल पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है। ओनली नेगेटिव, वो तो सिर्फ मेटल वाले केस में होगा जिसमें केवल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है। बाकी अदर सिचुएशन में पॉजिटिव भी फ्लो कर सकता है, नेगेटिव भी फ्लो कर सकता है, दोनों भी फ्लो कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर ये कहें कि इसमें से इस डायरेक्शन में -0.5 कूलम चार्ज पर सेकंड में ऐसे फ्लो हुआ है, प्लस 0.5 कूलम चार्ज 1 सेकंड में इस एरिया क्रॉस से इधर फ्लो हुआ है, और इधर इसमें फ्लो हुआ है -0.5 कूलम पर सेकंड। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, इसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। 0.5 इधर चला गया, 0.5 इधर चला गया, तो इन दोनों फ्लो की वजह से करंट है इसमें, ठीक है। तो करंट जो होगा वो पॉजिटिव भी फ्लो हो सकता है, नेगेटिव भी फ्लो हो सकता है। तो स्टार्टिंग में करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ली गई थी वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हाई टू लो की तरफ उसको हमने सपोज किया था। अब उसी के फिर वो बाकी जो सारे के सारे फॉर्मूलाज लॉज जो बने हुए हैं वो उसी पेज पे बने हुए हैं, तो वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा मेटल में फ्लो होगा, बाकी कुछ केसेस में तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का फ्लो होगा, लेकिन ये मेटल का जो वायर है, सपोज करो ये मेटल वायर है, तो इसमें फ्लो ऑफ चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। तो इसको बैटरी से हमने कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस वाले में फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करेंगे और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करेंगे। तो इसमें ऐसे ही ये फ्लो किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें करंट का फ्लो भी हम ऐसे ही ले सकते थे, लेकिन पहले से वो हाई टू लो है तो उसको चेंज नहीं किया गया, उसको हमने ऐसे ही ये सपोज किया हुआ है कि ये करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करंट जो होगा वो पॉजिटिव की वजह से भी फ्लो हो सकता है उसमें। तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं की गई, उसको एज इट इज रखा गया, ठीक है। तो ये हमारा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। अब देखो जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सपोज करो यहाँ से करंट, ये एक वायर है, यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है और ये इधर, इसमें करंट है 3 एम्पियर, इसमें करंट है 4 एम्पियर। अगर इसमें हम एमीटर लगाएंगे यहाँ पे तो इसकी रीडिंग हमारी एमीटर की आएगी 7 एम्पियर। कितनी रीडिंग आएगी, 7 एम्पियर। इसका मतलब इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर होता तो ये इस एंगल पे डिपेंड करता। अगर हम इस एंगल को चेंज कर दें, ऐसे कर दें हम 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो भी करंट इसमें 7 एम्पियर आएगा। इसका मतलब है कि जो करंट है वो इस एंगल पे डिपेंड नहीं है, उसका वेक्टर सम नहीं होता है, वो वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको हम स्केलर बोल देंगे। इस तरह की क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी भी बोल देते हैं,
टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट वो वेक्टर सम को फॉलो ना करता हो, एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता हो, उसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अब जैसे सपोज करो ये करंट ऐसे है, इस डायरेक्शन में 4 एम्पियर है, तो इसमें कितना करंट होगा? फिर यहाँ से 3 आया, ठीक है, 3 में से इधर 4 चलेगा, इसका मतलब है इधर से 1 एम्पियर करंट आएगा। फिर तो 1 और 3 दोनों मिलके इसमें जाएंगे तो ये 4 एम्पियर हो जाएगा, ये डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन मैटर करती है इसमें, मैग्नीट्यूड मैटर करता है, लेकिन वेक्टर्स हमको ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमारी टेंसर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी हमारी होगी। इसके बाद हमारा आएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आएगा, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, इफ ऑल द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, फिजिकल कंडीशन उसका टेम्परेचर, उसकी डायमेंशन, जैसे ये वायर है, इस वायर की लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ यानी इसकी डायमेंशन अनचेंज रहे, ये चेंज ना हो। इसको फिर हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, इसमें हमने करंट को मेजर किया, सपोज करो 2 वोल्ट की बैटरी लगाया, 1 एम्पियर इसमें करंट आया, फिर हमने बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दी, ठीक है, तो इसमें करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने वोल्टेज डबल कर दी तो करंट इसका डबल हो जाएगा, वोल्टेज 3 टाइम्स कर दी तो करंट भी 3 टाइम्स हो जाएगा, वोल्टेज 4 टाइम्स कर दी तो करंट भी 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन इसकी सेम रहे। लेकिन अगर वोल्टेज को हम हाई करते चले जाएंगे तो वायर हमारा गर्म हो जाएगा, फिर उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, फिर वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में ही वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, ज़्यादा अगर हाई वोल्टेज हो जाएगी तो फिर वो उसका जो रेशो है V और I का, वो रेशो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो एक लिमिट तक ही कांस्टेंट रहेगा। तो इफ, इसीलिए बोला गया इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज देन करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V। ये 10th में भी हमने पढ़ा है, ठीक है, I प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल टू R I, और R इज इक्वल टू V अपॉन I। R यहाँ पे कांस्टेंट होगा, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है? डिफिकल्टी इन द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो में जितनी डिफिकल्टी होगी उसको हम बोल देंगे रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल का वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखो इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट हो जाएगी ओम, इसको ओम ऐसे हम लिख देते हैं, तो ये हमारा ओम्स लॉ हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे ग्राफ आएगा? ये सब 10th का है, ये सब हमने 10th में पढ़ा है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, ये V और ये I आ जाएगा करंट, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका ग्राफ का स्लोप लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कहीं से भी ले लो, स्लोप का मतलब होता है अगर ये थीटा है तो tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, ये A B C, तो tan थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, इसकी वैल्यू हमारी R के इक्वल हो जाएगी, V अपॉन I भी हम उसको बोल सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको डेल्टा V या डेल्टा I भी लिख सकते हैं, या इसको हम V अपॉन I भी लिख सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है वो V अपॉन I भी होगा, और वो tan थीटा के इक्वल भी होगा, और वो रेजिस्टेंस के इक्वल भी हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये इधर हमने V ले लिया और इधर हमने I ले लिया, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इसका 1 अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। ये VI कर्व है, ये IV कर्व है, इसको अगर चेंज कर देंगे, अगर ये पूछा है इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, तो इसका स्लोप 1 अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टेंस। G से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, इसका कंडक्टेंस हो जाएगा। ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अगर हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई करते चले जाएंगे, ये इसकी लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा हाई करते चले जाएंगे, उसके बाद जाके फिर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ये फिर हमारा
ऐसे कर्व शेप में हो जाएगा। इसके बाद ये ओम्स लॉ को फॉलो करना स्टॉप कर देगा, फिर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। एट हाई वोल्टेज, ठीक है, V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। जब हाई वोल्टेज हो जाएगी या I इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वो उसके प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा क्योंकि टेम्परेचर उसका चेंज हो जाएगा। और ये इसकी पहली कंडीशन है कि ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। अब देखो जो रेजिस्टेंस है किसी वायर का, क्या वो V और I पे डिपेंड करता है? जो किसी वायर का रेजिस्टेंस है, जैसे ये R इज इक्वल टू V अपॉन I, हम ऐसे बोल सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू V, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, ऐसे हम नहीं बोल सकते। ठीक है, उसका जो ये होगा V और I पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो उसकी रेशो है। वो किस पे डिपेंड करेगा? जो रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल का, ठीक है, वो किस पे डिपेंड, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? R प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए अगर सेम लेंथ सेम एरिया है, मटेरियल अलग है, एक कॉपर एक एल्यूमिनियम है, उन दोनों का रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। तो इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है। अगर उसकी हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ को अगर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस उसका डबल हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा क्योंकि इजीली फ्लो हो सकता है उसमें करंट। टेम्परेचर बढ़ने से भी उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और मटेरियल चेंज होने से भी रेजिस्टेंस उसका चेंज हो जाता है। अब देखो ये वाली रेजिस्टिविटी, अगर इन दोनों को हम लेंगे R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट लग जाएगा L अपॉन A। तो ये हमारा रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। तो रो इज कांस्टेंट, रो एक कांस्टेंट होगा, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी जो रेजिस्टिविटी है ये भी रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है हमारा। इफ L इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 1, इसको मीटर बोल दो चाहे मीटर स्क्वायर बोल दो, तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? R। तो रो की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो R के इक्वल है। कब? कोई वायर है, उसकी यूनिट लेंथ है, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो उस टाइम पे उसका जितना रेजिस्टेंस होगा यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, उसको हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। यूनिट क्या आएगी, देखो यहाँ से इसकी ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम इंटू मीटर, इसकी हमारी ऐसा ही यूनिट आ जाएगी। देखो उसमें 3-4 टर्म ये यूज होंगी, जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा? इट इज द डिफिकल्टी, ठीक है, कठिनाई, दिक्कत, परेशानी जो होगी चार्ज के रास्ते में, उसको हम रेजिस्टेंस बोल देंगे। इट इज द डिफिकल्टी इन द फ्लो ऑफ चार्ज। और ये होगा इट इज द ईज इन द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो में जो ईजनेस होगी, ठीक है, दो हमने मटेरियल है, एक में ईजनेस ज्यादा है, एक में इजीली फ्लो हो सकता है और एक में थोड़ा डिफिकल्टी ज्यादा होगी, तो एक का कंडक्टेंस कम होगा और एक का कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस हमारा होता है रो L अपॉन A। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो L पे और A पे डिपेंड और मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, R इज इक्वल टू रो हमारी रो भी रेजिस्टेंस ही है लेकिन वो फिक्स वैल्यू है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती है। और कंडक्टेंस हमारा हो जाएगा G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। ठीक है, जब न्यूमेरिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस। न्यूमेरिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, अगर रेजिस्टेंस हमारा 2 है तो कंडक्टेंस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन रो
और ये आ जाएगा A/L। तो 1/ρ जो होगा ये हमारा, इसको बोलते हैं, जैसे वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी हो जाएगी। सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, G इज इक्वल टू सिग्मा A/L। ठीक है, तो यहाँ से इसकी हम यूनिट ओम इनवर्स हो जाएगी, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, ओम, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो जाएगी। ऐसे ही हमारा होगा जो कंडक्टेंस है वो भी लेंथ पे और मटेरियल पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी एक टर्म यूज होगी, रेजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और एक होगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी हमारी, ρ/A/L। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऐसे हमारा कंडक्टेंस हो जाएगा, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये 1/ρ के इक्वल हो जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी। देखो, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाएगा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो ρ इज इक्वल टू 1/r, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/r L/A। ये किसके इक्वल होगा, G के, G/L/A। ये केमिस्ट्री में भी यूज होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, ये G और L/A उसमें आएगा हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, सेल कांस्टेंट, इसको G लिख देते हैं, तो वहां पे भी इसका यूज होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये फॉर्मूले जितने भी 4 के 4 फॉर्मूले हैं ये केमिस्ट्री में भी यूज होंगे। ये 4 हमारी टर्म है, इनकी चारों की यूनिट